नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज 3 खबरों की बात करेंगे। पहली खबर तमिलनाडु के चेन्नई से है। मद्रास हाई कोर्ट ने कल एक याचिका की सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के बारे में बहुत तल्ख टिप्पणियां की। कहा कि ये सबसे गैर जिम्मेदार संस्था है। एक दूसरी बात कही कि यही और सिर्फ यही संस्था जो कोरोना की आज संक्रमण की स्थिति है उसके लिए जिम्मेदार है। तीसरी बात कही कि इस संस्था पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। चौथी बात कही कि जब संक्रमण बढ़ रहा था तो आप कहाँ थे, किस ग्रह पे थे आप लोग। पांचवी बात कही कि लगातार हाई कोर्ट और अदालतें कह रही थीं कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करो, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करो, लेकिन आपको सुनाई नहीं दे रहा था। छठी बात कही कि अब ये अदालत, ये राज्य आपके इस पागलपन को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। अगर मतगणना के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ और उसका ब्लूप्रिंट हमको 2 मई से पहले नहीं मिला तो हम मतगणना रोक सकते हैं। ये अपने आप में एक सनसनीखेज कहना चाहिए कि टिप्पणी है। मुझे याद नहीं कि किसी संवैधानिक संस्था ने दूसरी संवैधानिक संस्था के बारे में इस तरह की टिप्पणी की हो। ये सही है कि हाई कोर्ट की संवेदनशीलता कोरोना के बढ़ते मामलों, उससे संक्रमित लोगों और लोगों की परेशानी के कारण थी। हाई कोर्ट का ये मानना है कि चुनाव के कारण ये संक्रमण और बढ़ा है। उससे आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनका ये मानना है। तो सवाल और कई उठते हैं। सवाल ये है कि जब तमिलनाडु में चुनाव हो रहा था, 50,000, 70,000, 1 लाख की रैलियाँ हो रही थीं और हाई कोर्ट के ही मुताबिक चुनाव आयोग अगर कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहा था तो हाई कोर्ट ने क्या किया, क्या जिम्मेदारी थी उनकी? उस समय क्यों नहीं बोले? उस समय माननीय न्यायाधीश लोग किस ग्रह पर थे, किस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि जब जो दूसरी लहर है वो विस्फोटक बन जाएगी तब हम एक संस्था को चुनेंगे और उसको लटका देंगे। ये जिम्मेदारी की बाकी सिर्फ ये संस्था जिम्मेदार है और बाकी कोई जिम्मेदार नहीं है। क्या राजनीतिक दलों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या सरकारों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या आम लोगों की जो रैलियों में जा रहे थे बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? ये सवाल भी हाई कोर्ट को पूछना चाहिए। और अगर चुनाव आयोग ही जिम्मेदार है, मान लें कि इस चुनाव के लिए, चुनाव कराने के लिए, हालांकि चुनाव आयोग ने अपनी ओर से एक बयान दिया है, उसमें कहा है कि उसने जो बिहार के लिए टेम्पलेट बनाया था उसी का पालन किया, उसी कोविड प्रोटोकॉल का पालन हुआ और सुनिश्चित किया चुनाव आयोग ने कि इस प्रोटोकॉल का पालन बाकी 5 राज्यों के चुनाव में भी हो। और जैसे जैसे स्थिति बदलती गई चुनाव आयोग उस हिसाब से अपने फैसले भी बदलता गया। लेकिन चुनाव आयोग ने क्या किया, सही किया, गलत किया, जो अपेक्षित था उतना किया या नहीं किया, वो एक अलग मसला है। उस पर चर्चा हो सकती है, बहस हो सकती है। लेकिन हाई कोर्ट की टिप्पणी से कई सवाल उठते हैं। सवाल यह है कि अगर चुनाव आयोग इतना बड़ा अपराध कर रहा था तो देश के बाकी हाई कोर्ट कहाँ थे? खासतौर से उन 5 राज्यों के हाई कोर्ट जहाँ चुनाव चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट कहाँ था? क्या हाई कोर्ट का इशारा सुप्रीम कोर्ट की ओर भी है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में कोई दखल नहीं दिया, कोई चेतावनी नहीं दी? और अगर आप चुनाव आयोग को ही जिम्मेदार ठहराते हैं तो उत्तर प्रदेश के बारे में आप क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश की सरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट गई, पहले किसी और डिलिमिटेशन को लेकर गए थे, उसके बाद कोविड को लेकर गए कि चुनाव, पंचायत चुनाव स्थगित कर दीजिए। हाई कोर्ट का आदेश था कि चुनाव हर हालत में होंगे और इस समय भी चल रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश में कोविड की स्थिति महाराष्ट्र के बाद सबसे खराब है तब भी चुनाव चल रहे हैं। उसके लिए क्या चुनाव आयोग जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है, राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं?
तो इस तरह का एक एक स्वीपिंग रिमार्क, इस तरह की टिप्पणी कि केवल एक संस्था जिम्मेदार है, उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, इस माहौल में ये सोचने की बात है कि ये संवैधानिक संस्थाओं के बीच की आपसी समझ, तालमेल, उसको क्या हो गया है? किस तरह से एक दूसरे पर इस तरह का वार प्रतिवार करना, ये इसका असर आम लोगों पर क्या होगा, इसका असर राजनीतिक दलों पर क्या होगा, सरकारों पर क्या होगा? तो इस चुनाव आयोग को आपने चूँकि लटका दिया तो सारी सरकारें दोषमुक्त हो गई, सारे राजनीतिक दल, सारे नेता, जो लोग उस रैली में शामिल हुए, वो सब लोग जो है दोषमुक्त हो गए। सिर्फ चुनाव आयोग जिम्मेदार है कि उसने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करवाया। अरे हुजूर, जब पालन नहीं करवा रहे थे, आप देख रहे हैं, तो आप क्या कर रहे थे? आप अभी नींद से क्यों जागे? ये सवाल हैं जो पूछे जाने चाहिए। इसलिए नहीं पूछे जाने चाहिए कि ये टिप्पणी की है, सवाल इसलिए पूछे जाने चाहिए कि इस तरह की टिप्पणी से हासिल क्या होगा, आखिर उद्देश्य क्या है? हाईकोर्ट की इस टिप्पणी का उद्देश्य क्या? उनके सामने याचिका थी कि मतगणना होने वाली है 2 तारीख को, उसमें एक पार्टी के लोगों ने कहा कि उनके कई लोग संक्रमित हैं, तो उनकी संख्या मतगणना स्थल पर कम हो जाएगी, तो कोविड प्रोटोकॉल का उस तरह से पालन किया जाए। हाईकोर्ट चाहता था कि उस प्रोटोकॉल का पालन हो। वो चुनाव आयोग को बुलाकर उनके प्रतिनिधि को, उनके वकील को कह सकता था कि ये होना चाहिए, नहीं होगा तो हम मतगणना रोक देंगे। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन इस तरह की टिप्पणी, ये भारतीय न्याय व्यवस्था के लिए और भारतीय संविधान में जो बंटवारा है अधिकारों का, अलग अलग संस्थाओं का, उसके लिए चिंता की बात है। हमें सोचना चाहिए इस पर कि आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं। अगर संवैधानिक संस्थाओं के बीच में इसी तरह टकराव चलता रहा तो फिर आगे किस तरह का रास्ता होगा। तो दूसरी खबर भी अदालत से है और दिल्ली हाई कोर्ट से। आज एक विचित्र बात हुई, आज क्या कल से हो रही है, आज वो बात अदालत में पहुंची। दिल्ली सरकार ने आनन फानन में एक आदेश जारी किया कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत दिल्ली का 5 सितारा जो सरकारी होटल है, होटल अशोक, उसमें 100 बेड रिज़र्व किए जाएंगे। और वो 100 बेड किसके लिए होंगे? वो माननीय न्यायाधीशों, कोर्ट के दूसरा जो स्टाफ है और उनके परिजनों के लिए कि अगर वो बीमार होते हैं, संक्रमित होते हैं, उनको इलाज की ज़रूरत पड़ती है, तो वो बेड जो है उनके लिए रिज़र्व रहेंगे। वहाँ सारी जो कोविड अस्पताल की व्यवस्था होती है वो होती है। एक प्राइमस हॉस्पिटल है चाणक्यपुरी में, कहा गया कि वो हॉस्पिटल इसको चलाएगा और उस हॉस्पिटल का जो स्टाफ है उसको मैनेज करेगा। साफ़ सफाई और बाकी काम जो है वो होटल का स्टाफ करेगा। होटल का स्टाफ अगर कम पड़ता है तो हॉस्पिटल जो है दूसरे जो है कर्मचारी प्रोवाइड करेगा। इस सब का खर्चा सरकार अस्पताल को देगी और अस्पताल वो पैसा जो है वो होटल को देगा, जो भी होटल का होगा। ये भी कहा कि अगर अस्पताल के लोग चाहते हैं कि उनके डॉक्टर स्टाफ के लिए वहाँ व्यवस्था हो होटल में, तो वो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए नेगोशिएट करें सीधे होटल से, और जो भी पैसा होगा वो उनको खुद देना होगा। अब ये बड़ा आश्चर्य हुआ और उसमें ये बात इस तरह से कही गई कि हाई कोर्ट ने ये रिक्वेस्ट किया है या निर्देश दिया है, आप जो भी समझना चाहें, क्योंकि हाई कोर्ट की और के कुछ अधिकारियों की और दिल्ली की सरकार की बातचीत हुई थी। बातचीत क्या हुई थी? इतनी कि अगर 2 जजों की जान जा चुकी है, अगर कोई ज़रूरत पड़ती है हॉस्पिटलाइजेशन की, हाई कोर्ट के स्टाफ की या लोअर जुडिशरी और उसके स्टाफ की या जजों की, तो हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए आसानी से। इतनी सी बात हुई थी हाई कोर्ट ने। उसको दिल्ली सरकार ने इस तरह से बदल दिया कि जैसे हाई कोर्ट कह रहा है कि हमारे लिए 5 स्टार होटल में व्यवस्था करो। अब आज ये बात हाई कोर्ट में उठी। हाई कोर्ट ने कहा कि ये आपने क्या किया, आप लेफ्ट राइट सेंटर ऑर्डर पास करते हैं बिना सोचे। आपको पता है उस अस्पताल के पास न तो इक्विपमेंट है, न दवा है, न और दूसरी चीज़ें हैं। आपने कैसे ये समझ लिया कि हम अपने लिए मांग रहे हैं कि 5 स्टार होटल में, अमुक होटल में इतने कमरे और इस अस्पताल की देखरेख में ये कोविड जो है सेंटर बनेगा? तो इसका मतलब आप हमको
शब्द नहीं इस्तेमाल किया हाई कोर्ट ने कि एक तरह की रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली सरकार की, केजरीवाल सरकार की पिटाई हो रही है और लगातार पिटाई हो रही है, और कारण इसलिए हो रही है कि उसके अक्षमता के कारण, उसके निकम्मेपन के कारण पिटाई हो रही है। तो आज जो है पिटाई और ज़्यादा हुई। यहाँ तक कह दिया दिल्ली हाई कोर्ट ने कि अगर आपसे नहीं संभलता है तो केंद्र सरकार को दे दीजिए सारा जिम्मा। आपकी पूरी व्यवस्था फेल है। आप जो है, समस्या केवल इतनी नहीं थी कि ऑक्सीजन की कमी है, जो रोना रो रहे थे अरविंद केजरीवाल, ऑक्सीजन मिल रही है, ऑक्सीजन को लाने की आपके पास व्यवस्था नहीं है। चलिए ऑक्सीजन पहुंच जाए तो उसके बाद उसके डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था नहीं है। जो कंपनियां हैं वो कह रही हैं कि ये अगर डिसरप्ट न करें, बाधा न डालें तो हम बेहतर ढंग से दे सकते हैं। एक सबसे बड़ी सप्लायर जो है आइनॉक्स कंपनी, उसने आज ये बात कही कि हमको जो ठेका मिला है वो 45 अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई करने का मिला है, लेकिन दिल्ली सरकार ने हमको लिस्ट दी है 17 अस्पतालों की। तो 17 अस्पतालों को तो हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि बाकी 28 का क्या होगा। हमको कोई बताने वाला नहीं है, कोई फ़ोन उठाने वाला नहीं है। ये हालत है दिल्ली की सरकार की। और आप अंदाज़ा लगाइए कि दिल्ली के लोगों की जो तकलीफ़ है उसमें किस तरह की स्थिति बनी हुई है। और जब अदालत ने ये सब पूछा दिल्ली सरकार के वकील से, तो उनका क्या जवाब था? उनका कहना था कि ये सब मीडिया कर रही है, मीडिया जो है गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रही है। अदालत ने कहा बिल्कुल नहीं, मीडिया कोई गलतफहमी नहीं पैदा कर रही है, मीडिया ने कोई गलत रिपोर्टिंग नहीं की है। आपने जो आदेश दिया है उसी से ये ध्वनि निकलती है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से ये रिक्वेस्ट की है या अनुरोध किया है या निर्देश दिया है कि ऐसी व्यवस्था की जाए। तो आप देखिए अरविंद केजरीवाल की राजनीति, सिर्फ धोखा, सिर्फ छलावा, लोगों को बेवकूफ़ बनाना और उसके बाद प्रचार करना। प्रचार में सबसे आगे, काम में सबसे पीछे। और काम जब ठीक हो जाएगा, अभी केंद्र सरकार इंटरवीन करेगी, बाकी एजेंसियां करेंगी, स्थिति सुधर जाएगी, तब यही अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार डंका पीटेगी रोज़ विज्ञापन देकर कि दिल्ली सरकार का जो मॉडल है, काम करने का जो तरीका है, दुनिया भर में उसकी प्रशंसा हो रही है, दुनिया भर उसकी कॉपी कर रही है, उसकी नकल कर रही है। तो ये हैं अरविंद केजरीवाल, जो दूसरी बार के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। और शायद देश में इतने प्रतिशत वोटों से कम ही सरकारें चुनी गई होंगी, 50% से ऊपर वोट लेकर आए। और ये पूरा तंत्र उन्होंने खड़ा किया है सिर्फ प्रचार और धोखे पर। लगातार अदालत में एक्सपोज हो रहे हैं किस तरह से दिल्ली के लोगों की तकलीफ़ कम करना जिस सरकार का काम था वो बढ़ा रही है। आप कम न कर पाएँ, आपके लिए मुश्किल हो, आपके पास संसाधन कम हो, वो सब बातें समझ में आती है। अचानक हुआ ये बात समझ में आती है, एकदम से केस बढ़ गए ये बात भी समझ में आती है। लेकिन आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल आपराधिक कृत्य है। आप लोगों की तकलीफ़ बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, जो काम आसानी से हो सकता है उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। आज जो कुछ कहा है दिल्ली हाई कोर्ट ने इस सरकार के बारे में, तो अगर थोड़ी भी शर्म हो तो फिर इस सरकार को क्या करना चाहिए, ये उनके लिए है बात जिनमें कोई नैतिकता हो। मुझे नहीं लगता अरविंद केजरीवाल के पास ऐसी कोई चीज़ है जिसका नाम नैतिकता हो। तो आप तय कीजिए क्या होना चाहिए, इस सरकार के साथ क्या होना चाहिए, इस सरकार के बारे में क्या होना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा। अब तीसरी खबर पर आते हैं। ये खबर है कल जारी हुआ एडिटर्स गिल्ड का एक बयान। देश में जो अखबार छपते हैं उनके संपादकों की एक संस्था है जिसको एडिटर्स गिल्ड कहते हैं। ये पत्रकारों और मीडिया पर जो है अगर उनके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो उस पर नज़र रखते हैं, सरकार को चेतावनी भी देते हैं, सरकार से बात भी करते हैं। ये सरकार को चेतावनी भी देते हैं और मीडिया के लोगों के हक के साथ खड़े होते हैं, ऐसी इस संस्था से उम्मीद थी। लेकिन पिछले काफ़ी समय से ये संस्था मीडिया के हक की बात कम, राजनीतिक हक की बात ज़्यादा करने लगी है। एक पॉलिटिकल एजेंडा चलाने की कोशिश, एडिटर्स गिल्ड उसका माध्यम बन रहा है। ये बड़े अफसोस की बात है। लेकिन वो मुद्दा अभी उस पर मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, वो अलग मुद्दा है।
मुद्दा इस बयान का है, एक केरल के जर्नलिस्ट की हाथरस कांड के समय अफवाह फैलाने के आरोप में गिरफ्तारी हुई, वो जेल में है, उसको वहाँ कोविड हो गया। उसके बारे में एडिटर्स गिल्ड ने लिखा कि उसको ठीक से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, कि उसकी पत्नी ने शिकायत की है कि ठीक से उसको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये अच्छी बात है। अगर एक भी पत्रकार मुश्किल में है और उसकी चिंता करती है, आरोप कुछ भी हो, वो तो जब साबित होगा तब वो दोषी सिद्ध होगा, तो अगर चिंता करता है एडिटर्स गिल्ड तो अच्छी बात है। लेकिन उस बयान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को उनके सन्यासी बनने के पहले के नाम से संबोधित किया गया, और ये काम कांग्रेस के लोग करते हैं, कुछ और एक दो अपोजिशन पार्टी हैं उनके लोग करते हैं, ये मीडिया का कोई आदमी नहीं करता, उससे अपेक्षा भी नहीं है। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर आप करते हैं तो इसका मतलब आपको भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, इनका ज्ञान नहीं है, इनकी समझ नहीं है, या इनकी परवाह नहीं है। तीनों में से कोई एक चीज़ तो हो सकती है, तीनों भी हो सकती है। सन्यासी जब सन्यास लेता है तो अपने पूर्व के जीवन से नाता तोड़ लेता है, उसके साथ ही उसका नाम भी हट जाता है, वो अपने परिवार को छोड़ देता है, वो नया नाम ग्रहण करता है, नया जीवन शुरू होता है उसका। विवेकानंद को कोई बुलाता है उनके सन्यासी बनने के पहले के नाम से? किसी शंकराचार्य को कोई बुलाता है उनके पहले के नाम से? क्यों नहीं बुलाता? क्योंकि वो उनका अतीत था, वो जीवन उन्होंने त्याग दिया। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को उनके सन्यास से पूर्व के जीवन के नाम से बुलाते हैं तो ये आपकी नीयत पर सवाल उठाता है। आपको चिंता उस पत्रकार की नहीं है, उसके साथ अगर बुरा हो रहा है तो उसकी नहीं है। आपको हमला करना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर और आपको और कुछ नहीं मिल रहा है तो उनका सन्यास से पूर्व का नाम लेकर ये संबोधित करना उनको इस रूप में, ये दर्शाता है कि जो भारत में भारतीय संस्कृति है, हिंदू धर्म की जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज हैं, उनके प्रति आपके मन में कैसी वितृष्णा है कि आप उसको एक तरह से उससे नफरत करते हैं। उसी का नतीजा है आपका ये बयान और इस तरह की भाषा। मेरी नज़र में ये शर्मनाक है, निंदनीय है। मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ, सोचिए कि ये जो एडिटर्स गिल्ड ने किया वो सही है, गलत है, उचित है, अनुचित है। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। हाँ, जाते जाते ये ज़रूर कह जाऊँगा कि इस चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।